आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं यूपी इंतखाबी जंग। नाज़रीन, यूपी में असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी जमातों की सियासी रैलियों और इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। खासतौर पर रिवायती अंदाज में सूबे की बीजेपी हुकूमत का मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के ऐलानात के साथ नए तामीरी और तरक्याती प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए संग बुनियाद रखे जाने की तकरीबात का भी सिलसिला जारी है। लेकिन बीजेपी की इन सियासी रैलियों के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल दौरे और नए प्रोजेक्ट की संग बुनियाद तकरीबात को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। मुखालिफ सियासी जमातों के लीडरान और समाजी कारकुनान का कहना है कि बीजेपी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नए प्रोजेक्ट्स की संग बुनियाद तकरीबात की आड़ में सरकारी खर्च पर सियासी रैलियों का इनेकाद कर रही है। देखिए रिपोर्ट। सियासी लीडरान और तज्जियाकारों के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद तकरीब के नाम पर अवामी रैली का इनेकाद किया गया। सियासी जानकारों का कहना है कि जलसे को खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने सिर्फ खेल खिलाड़ी और यूनिवर्सिटी की ही बात नहीं कही, बल्कि इस प्लेटफॉर्म का सियासी इस्तेमाल करते हुए मुखालिफ सियासी जमातों और पिछली सरकारों को तनकीद का निशाना बनाया। पहले की सरकारों से यूपी में, जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। मुखालिफ सियासी लीडरान और सियासी जानकारों का कहना है कि पीएम के प्रोग्राम के नाम पर रैली में बड़ी तादाद में भीड़ जमा की गई, एक ऐसे वक्त में जबकि जिले में दफा 144 नाफिज है और कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों और खतरे को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई। तमाम अहकामात और हिदायत को ताक पर रखते हुए सरकारी महकमों के खर्च पर रैली का इनेकाद किया गया। बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है और उस राजनीति के साथ साथ अपनी ऑफिशियल जो नीति है उसके साथ साथ राजनीति भी कर रही है। ये अकेले ऑफिशियल काम नहीं है, ये राजनीति हो रही है। बीजेपी अपना हित साध रही है, जनता के पैसे से अपनी राजनीति कर रही है। इसमें जो भीड़ लाई जा रही है ये राजनीति के तहत लाई जा रही है। ये भीड़ अपने आप नहीं आ रही है, इसको लाया जा रहा है और जो गाइडलाइंस है उनके खिलाफ आ रही है ये भीड़। 144 का उल्लंघन हो रहा है। ये काम जो 4 साल पहले होने चाहिए थे, 5 साल पहले होने चाहिए थे, वो अब हो रहे हैं क्योंकि करना नहीं है, बजट नहीं है, जनता को सिर्फ दिखाना है। इनका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। दूसरी सरकार आ गई तो इनका क्या होगा। अखिलेश ने बहुत सारी इस तरह की लास्ट टाइम में वो योजनाएं रखी थी, वो सब बेकार चली गई, पानी में चली गई। जितने का काम नहीं होता उससे ज्यादा खर्च वहीं हो जाता है। मान लीजिए स्टेडियम बनना था, 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 700 करोड़ का, 700 करोड़, अब आपने 50 करोड़ तो यूं ही खर्च कर दिए। इसलिए कि हिंदुस्तान का कोई अखबार ऐसा नहीं है जहां आपने 1 पेज 2 पेज का एडवर्टाइजमेंट ना दिया हो, कोई बैनर ऐसा कहीं से कहीं नहीं है। सरकारी संस्थाओं को लूट के रख दिया और बसें फ्री, खाना फ्री, और जो वहाँ इंतजामात थे सुपर 5 स्टार होटल के, वो सब गवर्नमेंट की तरफ से थे।
तो आपने कितना खर्च किया? इतने में तो आप कम से कम 2 शूटिंग रेंज और बना देते, स्विमिंग पूल्स बना देते बच्चों के तैरने के लिए। तो ये वेस्टेज ऑफ मनी जो है, ये अफसोस की बात है। इस दौर में ये नहीं होना चाहिए। मीरठ रैली से पहले भी यूपी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए प्रोजेक्ट्स की इफ्तिताही या संगे बुनियाद रखे जाने की तकरीबात के साथ ही अवामी जलसों को भी खिताब किया। ऐसे में सरकारी खर्च पर सियासी जलसों के इनेकाद को लेकर बीजेपी पर मुखालिफ सियासी जमातों का एतराज और सवाल करना लाजमी है। न्यूज़ 18 उर्दू, मीरठ। साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के योगी हुकूमत ने अब उनके बेटे अली अतीक पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अली अतीक के खिलाफ शहर के करेली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अली अतीक पर गैर कानूनी तरीके से मकान पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। करेली पुलिस ने अली अतीक की कार को भी जब्त कर लिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मकामी पुलिस अली अतीक को सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस जराये का कहना है कि अगर अली अतीक ने खुद को पुलिस के हवाले नहीं किया तो उनकी गिरफ्तारी पर इनाम का ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब शहर मगरबी हलके से बीजेपी के एमएलए और रियासती वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अली अतीक को माफिया करार देते हुए कहा है कि अली अतीक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके परिवार का बेटा और साथ ही साथ उसके और भी जो गुर्गे होते हैं वो सब मिलकर रंगदारी के मामले में फंस गए हैं। और उसका जो बयान है जिसके ऊपर उसको पीटा और जिसकी जमीन है वो भी सामने आया। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी कानून जो है वो कानून अब अपना काम करेगा, लेकिन उनको अब जवाब देना चाहिए कि कौन से गरीब की जमीन के लिए आप ये जमीन ले रहे थे और बंदूक क्यों लगा रहे थे। जब आप अपने खुद के रिश्तेदार को नहीं छोड़ रहे हो तो गरीबों को क्या छोड़ोगे। ये अब अतीक एंड कंपनी को जवाब देना चाहिए। तो उधर अतीक अहमद के बेटे अली अतीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसको अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया है। एमआईएम के लीगल सेल ने अली अतीक को हर तरह की कानूनी मदद फराहम करने का भी ऐलान किया है। इलाहाबाद में एमआईएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी हुकूमत पर अतीक अहमद और उनके अहले खाना को हरासा करने का इल्जाम लगाया। लीगल सेल के रियासती सदर आरिफ इकबाल ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अली अतीक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए अदालत से रुजू करेगी। ख्याल है कि गुज़िश्ता सितंबर में अली अतीक ने अपने वालिद अतीक अहमद के साथ एमआईएम में शमूलियत इख्तियार की थी। आज पार्टी मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी रणनीति की जानकारी दे रही है कि हम लोग पहले अली अतीक को हम लोग प्रोटेक्ट करके, चूंकि वहाँ मौके मौजूद नहीं थे और उनके ऊपर उनको एफआईआर में उनका भी नाम दर्ज कर दिया गया, तो हमने एंटीसिपेटरी या अरेस्ट से पहले उनको प्रोटेक्ट करने के बाद हम लोग लीगल पैनल अपना डिस्कस करने के बाद जो लीगल कार्रवाई होगी और हम पार्टी को जो हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में जो रैलियाँ हो रहे हैं उन रैली से उनके बड़े मंचों पे हजरत सरकार को इस बात का भय हो गया कि अली अतीक हमारी पार्टी सुप्रीमो के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह एक प्लेटफॉर्म दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी के लिए बना रहे थे, तो सरकार बदले की भावना से जो आदमी मौके मौजूद ना हो, जिसका कोई लेना देना ना उस घटना से, तो उनको भी एफआईआर में नाम शामिल कर दिया गया। तो हम लोग हर बड़े मंचों से इसका विरोध करेंगे और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसकी विरोध लगातार हमारा जारी रहेगा। हमारा सरकार को अगर यही टारगेट करना है कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, गणेश यादव, विजय मिश्रा यही सिर्फ मामिया है, तो हम सरकार से ये सवाल करते हैं कि आप अभय मिश्रा, राजा भैया, अभय सिंह, राजा भैया, ब्रजेश सिंह के और धनंजय सिंह की क्रिमिनल हिस्ट्री कब खुलवा रहे हैं? उनके ऊपर भी तो तमाम गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं। सिर्फ नाम की बुनियाद पे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एक प्लेटफॉर्म ना बनने पाए, तो सरकार का जो नारा देते थे सबका साथ सबका विकास, उस नारे के विपरीत आप काम कर रहे हो। तो हमारी पार्टी इसका लगातार विरोध करेगी और हमारी पार्टी सुप्रीमो जो अपने काम के लिए चर्चित है पूरे हिंदुस्तान में, हमारी पार्टी के प्रदेश शौकत अली साहब, तो हम लोग लोकसभा में भी इस आवाज को उठाएंगे। हर मुद्दे को जो उठाते हैं इस मुद्दे को भी हम लोग उठाएंगे। चाहे करेली का ये इतना बड़ा मुद्दा हुआ, हम लोग इसको लोकसभा की अग्रिम कार्रवाई में भी उठाएंगे। यूपी इंतखाबात में बिजली का मसला एक बार फिर गर्म है। कोई फ्री बिजली फराहम करने का दावा कर रहा है तो कोई ज्यादा से ज्यादा बिजली देने का वादा कर रहा है। बहरहाल वोटर है, सब जानता है कि किसके वादे और किसके दावे में कितनी सच्चाई है।
उत्तर प्रदेश में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन सियासी जमातों के दौरे, रैलियां, सभाएं उरूज पर हैं। हर पार्टी अपने प्रोग्राम के जरिए अवाम का एतमाद हासिल करने की कोशिश में है। अखिलेश ने लखनऊ में दावा किया कि जिस दिन समाजवादी पार्टी का रथ गाजीपुर से लखनऊ पहुंचा, बीजेपी उस दिन से अपने होश और हवास खो चुकी है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन से इन्होंने गरीबों को हर माह 300 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली देने का ऐलान किया, इससे सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को लगा। और जिस दिन से नए साल पर 300 यूनिट का फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया कि घरेलू बिजली का बिल 300 यूनिट माफ होगा और किसानों की सिंचाई माफ होगी, नए साल पे भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा करंट लगा। इसी दौरान बस्ती में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने बिजली को लेकर अखिलेश की पिछली हुकूमत पर हमला बोला। कल मुझे पता लगा योगी जी बोल रहे थे और उसके पहले अखिलेश जी बोल रहे थे हम इतने यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अरे जो बिजली ही नहीं दे सका वो बिजली के बिल को मुफ्त कहां करेगा, इसको भी समझना चाहिए। ये तो मोदी जी हैं और उसको योगी जी ने इंप्लीमेंट किया है। बोलो 24 घंटा बिजली रहती है कि नहीं रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? आज दावे के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली रहती है। ये योगी जी ने करके दिखाया, मोदी जी के आशीर्वाद से। ये हमको समझना चाहिए। 80 लाख ऐसे घर थे जहां बिजली नहीं थी, उनको भी बिजली पहुंचाने का काम योगी जी ने सौभाग्य योजना के तहत किया। ये हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बहरहाल इंतखाबात करीब है और यूपी की आवाम ने तमाम हुकूमतों के दौरे इख्तिदार में बिजली की हालत देखी है। अब फैसला आवाम को करना है कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश में एमआईएम के आने से समाजवादी पार्टी को अपने वोट बैंक की फिक्र लाहक है। जिस तरह से एमआईएम के जलसों में भीड़ आ रही है, इससे समाजवादी पार्टी को यह महसूस हो रहा है कि इसके वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है। समाजवादी पार्टी के अक़लियती कौमी सदर इकबाल कादरी कानपुर में नई सड़क की इस्तकबाल तकरीब में पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि ओवैसी को उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में मुकाबला नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एमआईएम को समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के अक़लियती कौमी सदर हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से, जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, अल्पसंख्यकों को लेकर के जिस तरह से बीजेपी का जो रुख रहा है, उस पर आपका क्या कहना है और किस तरह से चुनाव में आप लोग आएंगे? हमारी सरकार ने नंबर 1 तो ये तय किया है कि पिछली सरकार बीजेपी ने पूरे मुल्क में बिलखुसूस प्रदेश में नफ़रत की दीवार खड़ी कर दी है और वो काम किया है कि जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम बांटने का काम किया है। हमारी सरकार उन नफ़रत की दीवारों को ख़त्म करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को कायम करना चाहती है, हर छोटी बड़ी कौमों को वो बराबरी का सम्मान देना चाहती है। भाई साहब, एक चीज़ और कि हर तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि एमआईएम चुनावी मैदान में आ रही है, आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में आ रहे हैं, क्या लगता है कि क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश पे इसका? देखिए, एमआईएम का मसला ये है कि ओवैसी साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, वो पार्लियामेंट में जो है तो जो तकरीरें करते हैं, तकरीरों से काम जो है तो पब्लिक समझती है कि यहाँ प्रदेश में चलने वाला नहीं है। वो 100 सीटों में इलेक्शन लड़ रहे हैं। 100 सीटों में इलेक्शन लड़ने का मतलब ये कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। वैसे दिन वैसी को चाहिए कि अब की दफ़ा उनको इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए, जबकि वो खुद कहते हैं कि मैं बीजेपी को हटाऊंगा, 100 सीटों में इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये तो मुमकिन नहीं है। बल्कि जो इलेक्शन में फाइट कर रही है पार्टी समाजवादी, उसका साथ देना चाहिए। यही ओवैसी साहब के लिए सबसे बड़ा काम मुसलमान उत्तर प्रदेश के लिए होगा। मुसलमान जमकर, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर समाजवादी को वोट देने जा रहे हैं और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि इकबाल साहब का साफ तौर से कहना है कि समाजवादी पार्टी के साथ इस बार अल्पसंख्यक जुड़ेगा और ओवैसी साहब जिस तरह से चुनाव में आ रहे हैं उन्हें नहीं आना चाहिए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं यूपी की इंतखाबी जंग। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के लिए दुआओं और पूजा पाठ का सिलसिला जारी है। खबर जिला बहराइच से है, जहां बीजेपी हुकूमत के वेलफेयर बोर्ड की जानिब से सदर सोनम चिश्ती बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी मियां की दरगाह पहुंची। उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाई और बीजेपी हुकूमत की वापसी के लिए दुआ की। इनके साथ गुड्डन किन्नर, गुरु नीलम किन्नर और हाजी लुकमान भी मौजूद थे। सबसे पहले मैं जितनी भी जनता है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी पोर्टल मीडिया को धन्यवाद देती हूँ। आज हम जो है हमारी गुड्डन किन्नर जी समाज कल्याण जिला कार्य समिति सदस्य लखनऊ की हैं और हमारी नीलम जी हमारी गुरु जी और मैं, हम लोग आज 3 जिलों की यात्रा पे हूँ और हम लोग किन्नर समाज को बीजेपी से जोड़ने का काम आज हमने 3 जिलों में किए हैं, गोंडा, बहराइच और सावस्त्री जी। मतलब आपका ये मंडलीय कार्यक्रम था जी। तो 3 जिलों में गई हूँ और उसी में बहराइच में आई तो आपके बारगाह रिसाला दरगाह में मैंने आपकी बारगाह में प्रार्थना करने, उनसे आशीष मांगने आई हूँ। हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए आशीर्वाद मांगने आई हूँ बाबा जी से, क्योंकि यहाँ ये संत हैं और सभी जात धर्म लोग आते हैं। तो मैं आज इनके मंदिर आई हूँ इनसे प्रार्थना करने बाबा से, जो बाबा 2022 में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बने और नव वर्ष सभी के जीवन में खुशहाली हो, मंगल हो। इसी शुभकामना के साथ हम लोग बहुत आभारी हैं देश की जनता की। उत्तर प्रदेश राज्य में पूरी मुसलमान समाज, मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज, सिख समाज, फारसी, बुद्धिस्ट जितने भी हैं, नौजवान, किसान, युवा, सभी लोग की, माँ बहनों की इस बार 2022 में बीजेपी को वोट देने का मन है और 2022 में पूर्ण बहुमत से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गैर मुनज़्ज़म शोबे से जुड़े मुस्तफीद कुनंदगान में चेक तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से कबल गरीब मजदूरों की फलाह के बारे में सोचा नहीं जाता था, लेकिन उनकी हुकूमत सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पहली बार श्रमिकों के बारे में चिंता करने वाली सरकार है। चाहे वह केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, निरंतर आपके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 2017 के पहले श्रमिक शोषण का शिकार होता था, शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं पाता था।
न उसके पास राशन कार्ड होता था, न उसके पास कोई ठिकाना होता था। अगर मकान जैसे तैसे बना भी दिया तो बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था। बरसात में कई कई दिनों तक भूखों रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता था, क्योंकि उसके बाद रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे। कोई बीमार हो गया तो ये मान लिया जाता था कि अब तो अंतिम गति तय है, क्योंकि स्वास्थ्य की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन एक और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, सबका साथ और सबके विकास का, आज वह नारा चरितार्थ हुआ है। इलेक्शन कमीशन के यूपी दौरे के बाद यह साफ हो गया है कि असेंबली इंतखाबात मुअय्यना वक्त पर ही होंगे, लेकिन जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ा है और ओमिक्रॉन ने दस्तक दी, इससे आम लोगों में तशवीश है। लोगों का कहना है कि पंचायत इंतखाबात में किस तरह के हालात देखने को मिले, यह जग जाहिर है। कानपुर में मकामी लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। उत्तर प्रदेश में 3 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग रहा। उसके बाद सभी दलों के साथ एक बैठक की और उसमें फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश में तय समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे, जबकि देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। आम जनता की इस पर क्या राय है, आइए जानते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से अब ये तय लगभग हो गया है कि चुनाव तय समय पर होगा और देश में कोरोना बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको, होना चाहिए था कि नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि रात को कर्फ्यू लगता है और सवेरे जो है रैलियां चलती हैं, तो जो रैलियां चल रही हैं उनमें क्या कोरोना नहीं बढ़ रहा है? रह गया चुनाव वाली बात, तो चुनाव कायदे से तो इनको टाल देना चाहिए, क्योंकि जिला पंचायत की जो चुनाव अभी पिछली बार हुए थे, गांव में बाहर के लोग गए और गांव में जाकर के काफ़ी हद तक कोरोना से लोग प्रभावित हुए और काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। तो मेरी राय सर, आपको क्या लगता है कि चुनाव होने चाहिए थे कि नहीं? मेरे हिसाब से तो चुनाव को रोक देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार को इस पर एक विचार करना चाहिए और चुनाव को आगे बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, ताकि जो बीमारी है वहीं तक रहे। जैसे ओमिक्रॉन की भी एंट्री हो चुकी है, तो चुनाव अगर आगे हो जाएंगे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन देश बीमारियों से बच सकेगा। आपका क्या कहना है? आप युवा हैं, जिस तरह से माहौल है कोरोना का देश में, क्या कहना आपका होना चाहिए? ये मेरे हिसाब से चुनाव नहीं होने चाहिए। जिस हिसाब से रात में लॉकडाउन लग रहा है, सुबह रैलियां हो रही है, उस हिसाब से चुनाव नहीं होने चाहिए रात में। तो जिस तरह से आपने देखा कि देश भर में लगातार पिछले 3 दिनों में 30% कोरोना के केस बढ़े हैं, उस तरह से जनता का भी कहना है कि इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव को नहीं होना चाहिए था और टाल दिए जाने चाहिए थे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ कांग्रेस के गढ़ अमेठी पहुंचे। उनके साथ स्मृति ईरानी भी थी। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि राहुल को सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही अमेठी की याद आती है। जब वो यहां से एमपी थे तब कोई भी तरक्याती काम अमेठी की आवाम के लिए नहीं किए। योगी ने कहा कि राहुल गांधी इत्तेफाकन हिंदू हैं और इन्हें सिर्फ इंतखाबात में मंदिर याद आता है। कांग्रेस के लोग भगवान श्री राम के वजूद से इनकार करते थे और जब इलेक्शन आते हैं तो मंदिर मंदिर तक घूमते हैं। काल में ही एक सूफी संत हुए थे, और उन्होंने यहां की धरती में अपनी दोहावली के माध्यम से उस कालखंड में जो अपनी रचनाएं रची थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने यहीं से कहा था कि योगी सिद्ध होई तब जब गोरख सो भेंट। स्योतार महायोगी गोरखनाथ के वे अनन्य अनुयायी थे और उन्होंने उस योग की साधना में इतने पारंगत हुए थे कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई थी। भारतीय परंपरा कितनी समृद्ध है, वह व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं देखती। अमेठी ने जिन लोगों को आजादी के बाद देश की सत्ता सौंपी थी,
मलिक मोहम्मद जायसी की ये बात अगर उनके दिमाग में आई हुई होती तो संभवतः हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करते। लेकिन चूंकि जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।